बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ सदैव की भांति राजस्थान के मूर्धन्य पत्रकार प्रेम आनंदकर जी रहते हैं हमारे साथ। हम एक विषय को पकड़कर उस पर चर्चा किया करते हैं। आज भी हम एक विषय को लेकर आप सबके सामने उसकी मीमांसा करेंगे और विषय है अजमेर का विकास। ये अजमेर का विकास इस बार के विधानसभा चुनावों के बाद, माननीय देवनानी जी के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से हमारी आंखों में सपनों को संजोने लगा शुरुआत में, और अब उनमें एक आशा जगा दी है उनके पूर्ण होने की। अजमेर उत्तर निश्चित रूप से देवनानी जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के सभी मतदाताओं के मन में अनेकों विकास योजनाएं परिकल्पित हो रही हैं, परिमार्जित हो रही हैं और धरातल पर धीरे धीरे उतरते हुए दिख भी रही हैं। लेकिन इन दिनों जो विजन सामने आया है देवनानी जी का, वो विजन है अजमेर सर्वांगीण विकास। पूरे अजमेर का, विधानसभा क्षेत्रों से इतर जाकर पूरे अजमेर नगर का सर्वांगीण विकास, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब आज प्रेम आनंदकर जी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये विकास किस किस क्षेत्र में और किस किस प्रकार होने वाला है, या गति उसकी किस जगह पर कितनी है। विभिन्न योजनाओं की बात करें, जैसे हम एक बात उदाहरण के लिए कहें, एनजीटी के सामने और सुप्रीम कोर्ट में भी बांडी नदी को एक नाला बता दिया गया था प्रशासन द्वारा। वापस बांडी नदी को नदी के रूप में स्वीकारा भी जा रहा है और उसके मार्ग को साफ और क्लियर करने का रास्ता भी सुशस्त, सशक्त और प्रशस्त हो रहा है। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि बांडी नदी के नाला हो जाने और नाले के वापस नदी स्वरूप में आ जाने की इस कथा पर थोड़ा हमारे अजमेर के जागरूक जो लोग हैं उन सब के सामने थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। सुधीर जी, पहले तो आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। आपने मुद्दा बहुत अच्छा छेड़ा कि पहले तो नदी को नाला बना दिया और नाले को वापस से नदी बना। आप अधिकारियों की मक्कारी देखिए, अजमेर के अधिकारियों कि बाणी नदी पहले बाणी नदी के ही स्वरूप में थी, फायसागर से होता हुआ पानी आना सागर आता था। अब वो अतिक्रमण, जिला प्रशासन, नगर सुधार न्यास, नगर निगम की लापरवाही अनदेखी के चलते चलते वो नाला बन गया। अब एनजीटी में जब जवाब दायर करने की बात आई तो इन्हीं अधिकारियों ने सच्चाई को का पता किए बिना उसको सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में नाला बता दिया। अब इनसे पूछो कि आपने किस आधार पे उसको नाला बताया था, और जब आपने नाला बता दिया तो आप किस आधार पे अब उससे नदी बताने जा रहे हैं। यानी कि सीधी सीधी आपकी नेग्लिजेंसी रही, आपकी लापरवाही रही। आपने बिना देखे पहले जो उसको नाला बता दिया और अब अपनी गलती ढकने के लिए उसको नदी बना रहे, और अब अतिक्रमण हटने चाहिए निश्चित रूप से। जब तक अतिक्रमण बाणी नदी के किनारों पे बने अतिक्रमण नहीं हटेंगे तब तक वो नदी के स्वरूप में नहीं आ सकती, क्योंकि अतिक्रमणों ने इसको नाले का स्वरूप दिया है। तो अतिक्रमण हटने चाहिए और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयास रहता है। देवनानी जी का यही कहना है कि बाणी नदी मुख्य स्वरूप में आनी चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि बाणी नदी के किनारे जो अतिक्रमण हुए हैं वो उनको हटाने में अभी नगर निगम को और नगर सुधार न्यास को बड़ा जोर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान अधिकारी रहे हैं इस दौर में, जिन्होंने नाला बताया नदी को, उन्होंने शायद उन अतिक्रमणों को सामने और सहज मानते हुए रास्ता बचा ही नहीं था नदी जैसा, इसलिए नाला बता दिया। नहीं देखो, अब नहीं ऐसा आता है। साथ ये कि आपको जब आप कोर्ट में कोई चीज़ पेश कर रहे हैं, हलफनामा पेश कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आपको तथ्यात्मक चीज़ रखनी होती है। यदि वो नदी थी तो नदी बताना चाहिए था। इसका मतलब अधिकारियों ने ऊपरी स्तर पे अपना सोच के और उसका जवाब बना के भेज दिया। क्या आपने उसके बारे में पता नहीं किया कि बाणी नदी किसको बाणी नदी कहते, तो बाणी नदी के तो हम बाणी नदी का ही स्वरूप रखें। आपने किस हिसाब से उसको नाला बता दिया? आपने अधिकारियों के फौरी रिपोर्ट के आधार पर।
किस हिसाब से बताया? आपके पास नक्शा है, अजमेर का नक्शा है, आपके पास बाणी नदी का इतिहास रखा हुआ है, अजमेर के इतिहास में बाणी नदी का इतिहास है, सब कुछ है, कहाँ से बाणी नदी का उद्गम हुआ, कहाँ है, कहाँ से होती, कहाँ आ रही है, सब कुछ है। फिर आपने ऐसी गलती की कैसे? ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि आना सागर पार्थियों को इन्होंने रिटेनिंग वाल बना दिया। ये आप अधिकारियों की होशियारी देखिए कि आप उसको रिटेनिंग वॉल बना रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब करता तो आप जो नजरें झुका के खड़े हो जाते तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नाला कहा था इसके पीछे मानसिकता ये रही हो कि कहीं सुप्रीम कोर्ट एक बार इसे नाला स्वीकार ले तो वो जितने अतिक्रमण है वो सब वैध हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा, बिल्कुल सही कहा। ये चाह रहे थे जो हमने नाले वाली बात कही है उस पर येन कैन प्रकरण मोहर लग जाए। अब चूंकि जो याचिका करता है उनको तो वो अजमेर के हैं, उनको पूरी स्थिति पता है, उन्होंने उनकी दलील चलने नहीं दी। जैसे रिटेनिंग वाल में नहीं चली, 7 वंडर्स में नहीं चली, वेटलैंड में नहीं चली। अब वेटलैंड में ये क्या, अभी बाणी नदी का जिक्र है, फिर वेटलैंड का भी जिक्र करें तो बाणी नदी थी, नदी है और नदी रहेगी। आप उसके स्वरूप को कैसे नष्ट कर सकते हैं? आप तो ऐसे तो फिर कोई चंबल नदी और सिंधु नदी और दूसरी नदियों को भी आप छोटा करके नाला बता देंगे, तो आप इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं? आप सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? आपने बानी नदी को नाला बताया, किस आधार पर बताया? आपके पास कंटेंट क्या है? तो आनंदकर जी, एक मुझे जो एक बड़ी भारी समस्या इसमें दिख रही है इस पूरी व्यवस्था में, वो ये दिख रही है कि देवनानी जी किस स्तर पर और कहां तक लड़ें। पुराने अतिक्रमणों को, पुराने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को करें या नवीन विस्तारक कार्रवाइयों को अंजाम दें? देखो साहब, इस समय देवनानी जी सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और चूँकि देवनानी जी अभी अच्छी पोजीशन में है, तो अब उन्होंने, अब तक उनका एक दायरा था विजन था विकास का उत्तर तक, लेकिन उसको उन्होंने पूरे शहर तक कर दिया। ना अब उत्तर की दूरी रही है ना दक्षिण की दूरी रही, पूरे शहर को एक नज़र से वो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। वो आना सागर एक्सप्रेस चैनल पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो बाणी नदी पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो आना सागर पे भी ध्यान दे रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनके सामने 2 चुनौतियाँ हैं, एक तो अधिकारियों की मक्कारी, दूसरा अतिक्रमणों की भरमार। अब अतिक्रमणों को भरमार कैसे हुई कि साहब अतिक्रमण कराने वाले कुछ हमारे ही लोग, शहर के ही लोग, मैं ही नहीं कहता हूँ कोई बीजेपी का था, कोई कांग्रेस का था, मैं उसमें जाता ही नहीं, राजनीतिक बात करता ही नहीं। शहर के लोग थे जिन्होंने चांदी कूटने के लिए अतिक्रमण करवाए, प्लॉट काटे, भूमाफियाओं की उस पर हो रही। अब स्थिति है कि वहाँ मकान बन गए। अब सवाल यह है कि जब बाणी नदी को बाणी नदी के स्वरूप में लाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में वहाँ जो बने हुए मकान है वो ध्वस्त होंगे। अब पहली सवाल तो यह कि साहब जिनके मकान ध्वस्त होंगे उनका क्या कसूर? उनको, लेकिन उनका चलो आप ध्वस्त भी करो तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा, आपको जो भी रास्ता निकालना। तो एक बड़ी चुनौती है ये बाणी नदी के स्वरूप में लाने की, तो ये इनको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अधिकारियों की जो गैर जिम्मेदाराना बयान है ना, जिस तरह से हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में आते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है। अब वो अधिकारियों की कई बार लापरवाही, नगर निगम के अधिकारियों के आए दिन वो देवनानी जी अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारियों की सुस्त चाल इतनी है कि जितना वो कहते हैं ना, अगर उस हिसाब से, उस विजन के हिसाब से, देवनानी जी के विजन के हिसाब से ये अधिकारी चलने लग जाएं तो मैं कह रहा हूँ कि शहर की काया पलट जाए, शहर की शक्ल सूरत बदल जाए। लेकिन ये अधिकारी नहीं कर, तो देवनानी जी बिल्कुल, मैं देवनानी जी पूरे शहर के विकास के लिए पूरे निष्ठावान होकर काम कर रहे हैं। और मैं ये तो उनको दाद दूंगा कि इस बार उन्होंने जो शहर के विकास का जो विजन का खाका बनाया है वो इतना ज़बरदस्त बनाया है कि यदि शहर के नागरिक, अजमेर के प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम एडीए के अधिकारी अगर उनके साथ खड़े होकर उनके विजन को अमल करने लग जाए तो शहर की शक्ल सूरत बदल सकती है। तो बात की बात में एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। यहाँ तो बात हमने शुरुआत करी है अपने कार्यक्रम की ये कहकर कि अजमेर के विकास पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात हमने जो की वो बांडी नदी को अपने मूल स्वरूप में वापस कैसे लाया जाए, इस पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बात की। अब मैं जो दूसरी बात करना चाह रहा हूं, इससे पहले कि मैं 7 वंडर्स की स्थिति में जाऊं, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं सूरज की तपिश अकल्पनीय होती जा रही है। घोर गर्मी है, आने वाले 2 और महीने घोर गर्मी रहेगी। हम सब आदी हैं इस गर्मी को झेलने के, और हम पल पल इंतजार करते हैं बारिश की उन बूंदों का। बिल्कुल सही। लेकिन डर गए हम पिछली बार से।
पिछली बार जो बारिश की बूंदें आई और जिस तरह से आना सागर फ्लडेड हुआ और शहर के उन मोहल्लों और क्षेत्रों में भी पानी भर गया जहां पूर्व में नहीं भरा करता था, उसका जो दुष्परिणाम हुआ उसका ये हुआ कि महामारियों की स्थिति आई, लोग अपने घरों से निकल में कैद हो गए। कोविड के बाद एक बार फिर पिछले साल के 2-3 महीने ऐसे आए हैं कि जहां हाथी भाटा ब्रह्मपुरी के लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे कई कई दिनों तक। तो ऐसी स्थिति अब ना आए, क्योंकि बारिश तो आएगी और हम सब प्रार्थना करते हैं बारिश तो आए, लेकिन ये स्थिति ना आए इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है? देखिए सुधीर जी, मैं आपको बताऊं, देवनानी जी इसके लिए बहुत प्रयास रहता है और वर्षा जल निकासी के लिए काफ़ी अच्छा फंड भी बजट में मिला है और उस पर काम भी शुरू होने वाला है या हो जाएगा। अभी नगर निगम नालों की सफाई करा रहा है। पहली बात तो मैं आपको कहूँ कि नगर निगम अगर पूरी ईमानदारी से शहर के सभी नालों की ढंग से ईमानदारी से सफाई करा दे तो बाढ़ की आधी समस्या वैसे ही सोल्व हो जाती है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नालों की समस्या, तो देवनानी जी इसके लिए प्रयासरत है, बजट में पैसा है, काम शुरू होने वाला है या हो गया होगा वो नहीं। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि देवनानी जी के विजन के साथ एक संकल्प लेके अगर इस काम को किया जाए तो मेरा ये मानना है कि आने वाली गर्मी तक, आने वाली बरसात तक, जब अगर भारी बरसात हो तो शहर में बाढ़ की स्थिति नहीं हो। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, छोटे से 2-1 मिनट का उदाहरण है। मेरी कल परसों किसी एक जानकार अधिकारी से बात हो रही थी, वे कह रहे थे सब कई नाला बनाते हैं तो शुरुआत में तो वो मतलब 4 फीट का नाला लेते हैं, 5 फीट का लेते हैं, आगे जाके उसकी चौड़ाई घटा देते हैं। उस अधिकारी का ये कहना यह होता है कि वो टेक्निकली गलत है, लेकिन जो AEN, JEN, XEN है वो उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जब आगे प्रॉब्लम होगी तो इसको वापस उड़वा के हम बनाएंगे और हमारा हिसाब किताब पक्का हो जाएगा। सवाल यह कि आप 2-3 फीट से उसकी चौड़ाई की शुरुआत कीजिए और आज के जाके नीचे तक जाने पे उसकी चौड़ाई बढ़ाइए तो पानी फ्लो से निकलेगा। यही स्थिति आना सागर एस्केप चैनल, रास्ते में मिलने वाले नाले भी तो पानी उसी में से जाएंगे। हाँ, तो चौड़ाई तो आगे बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं बढ़ रही है। कई मोड़ों पर चौड़ाई घटी हुई है तो पानी जरा सा ही कचरा जाम होते ही पानी सड़कों पे आने लग जाता है। ये टेक्निकल फॉल्ट है। कई जगह शहर में ये स्थिति बनी है। आप चले जाइए नगरा पे, झलकारी बाई रोड पे, प्रकाश रोड पे, आपको नालों की ये स्थिति देखने को मिलेगी। म्योलिंग रोड पे यही सबसे ज़्यादा हालत वहीं खराब होती है। तो यही स्थिति, तो ये टेक्निकल फॉल्ट ज़बरदस्त है, इसकी कोई ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होती है। अब शहर में नालों की सफाई की बात कर रहे हैं, अब स्मार्ट सिटी में पैसा आया, अगर इन्होंने स्मार्ट सिटी में जो दूसरे कामों में पैसा खर्च किया, बिल्डिंगें बनाने में, इसका पैसा अगर आना सागर एक्सप्रेस चैनल का तले को मजबूत करने में और आना सागर के बीचों बीच सीवरेज के जो टैंक, वो स्टोरेज बने, वो चैम्बर बने हुए हैं जो ताबूत नमक खड़े हैं, उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके और पूरे आना सागर एस्केप चैनल का तला बिल्कुल पक्का करते हुए सही बना देते तो पानी आबाद गति से चलता और बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन आनंदकर जी, वो स्मार्ट सिटी परियोजना समाप्त हो गई और एक दुस्वप्न की तरह इस अजमेर के सामने से गुजरी है ये स्मार्ट सिटी परियोजना। और जितना धोखा इस स्मार्ट सिटी नाम ने दिया अजमेर को, या इसके नाम पर अधिकारियों ने दिया अजमेर को, इतना तो शायद पिछले 50 सालों में किसी और ने नहीं दिया। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये है कि देवनानी जी एक सशक्त प्रशासक, एक राजनेता के साथ साथ एक सशक्त प्रशासक की छवि भी रखते हैं। बिल्कुल, पूरी विधानसभा को उन्होंने इस तरह से बांध रखा है कि 200 के 200 MLA ऐसा लगता है क्लास में बैठे हुए हैं और उनके इशारे के बगैर किसी की मजाल भी नहीं जो कुछ बोल सके। बिल्कुल एक ऐसा सख्त प्रशासक, जब बोर्ड भी अजमेर में, निगम में भाजपा का ही हो, उन्हीं के दल का हो, हम पार्टी का नाम भी ना ले तो उन्हीं के दल का हो, तो ऐसी स्थिति में वो ये कब तक माना जाए और आम आदमी क्यों ये स्वीकारे कि अधिकारी अपनी मर्जी से सुनते नहीं हैं, अधिकारी अपनी मर्जी चलाते हैं, अधिकारी नहीं मानते हैं? तो निश्चित रूप से जो निगरानी तंत्र है उसे मजबूत करना ही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधीर जी। अभी देवनानी जी ने पिछली जो मीटिंगें ली है, जिस हिसाब से उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और जिस हिसाब से कड़े निर्देश दिए, जिस हिसाब से तेवर दिखाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अधिकारी अब सही ढंग से पटरी पे आ जाएंगे, काम करने लगे। अभी तक उनका रवैया बिल्कुल लचर चल रहा था, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण के हों, चाहे जिला प्रशासन को, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो बिल्कुल हल्के में लेके चल रहे थे कि साहब इनका तो वो हम देख लेंगे और क्या, एक तरह से जो टाइम पास वाली स्थिति है। लेकिन जिस हिसाब से देवनानी जी ने अभी जो 2 मैराथन
बैठ के की है, उससे अब अधिकारियों को ये लग गया है कि अब वो लापरवाही करने वाले, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अब वो बचने वाले नहीं ये है। अति देवनानी आवश्यक जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर आपको अपनी लापरवाही का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो अब धीरे 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 काम रफ्तार पकड़ रहा। देखिए साहब, कोई काम शुरू होता है तो एक दिन में तो पूरा नहीं होता। देवनानी जी ने विकास का जितना खाका खींचा है उसको पूरा होने को समय लगेगा, आने वाले साल 2 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन देवनानी जी का मानस ये है, पुख्ता मानस ये है कि वो चाहते हैं कि अगले 4 साल के अंदर अजमेर का नक्शा बदल जाए, शहर की शक्ल सूरत बदल जाए, लोगों को जितनी बड़ी समस्या है, बाढ़ है, आना सागर है, वेटलैंड है, इन सब समस्याओं से निजात मिल जाए। और वे इस पर काम कर रहे हैं और अब अधिकारियों से काम भी ले रहे हैं। तो आपकी बात से बात में ये बात निकल कर आई है साथियों कि विजन तो है ही देवनानी जी का, लेकिन उसे साकार करने के लिए वो संकल्पबद्ध भी दिख रहे हैं। तो दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूं, आना सागर के किनारे 7 वंडर्स के नाम पर रोज शाम को लगी हुई बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़, एक लोगों को आदत सी हो गई थी अजमेर में एक पर्यटन स्थल के रूप में देखने की 7 वंडर्स को। लेकिन यकीनन जब वो नियमों के विपरीत उसका निर्माण हुआ था तो उसकी जो नियति थी वो उसका ध्वस्तीकरण ही था, और उसके ध्वस्तीकरण के आदेश हो गए। अब उनके ध्वस्तीकरण के आदेशों के साथ साथ और ये भी है कि निश्चित रूप से नगर सुधार न्यास, ये मैं कहूँ कि प्राधिकरण ने ये मान लिया है कि भाई हम इसको निश्चित रूप से आने वाले समय में ध्वस्त कर देंगे, और उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो 39 जो और प्रकल्प सीज हुए थे आना सागर के इसके दोनों तरफ अपने 7 वंडर्स के, उनकी क्या स्थिति है और उनकी क्या नियति है? सुधीर जी, ये देखिए, आपको बड़ी हंसी वाली स्थिति बता रहा हूँ। सरकारी अधिकारियों ने खुद अपनी मौजूदगी में अतिक्रमण कराया आना सागर के वेटलैंड पे और 7 वंडर्स बनाया। निहायत अतिक्रमण, अवैध निर्माण, जिसका कोई नक्शा पास नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, एनजीटी से कोई स्वीकृति नहीं, कुछ नहीं, वेटलैंड को घेर के आपने। जब सरकारी अधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासन अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा कराया गया अवैध निर्माण, अतिक्रमण नहीं बच रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो 39 व्यावसायिक परिसर है वो बच जाएंगे? मेरा तो बिल्कुल निश्चित रूप से मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की पालना होगी और होनी चाहिए। जितने भी अवैध कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं साफ साफ होने चाहिए। वेटलैंड का मतलब वेटलैंड साफ नजर आना चाहिए, ताकि विदेशी पक्षी यहाँ के प्रवास कर सकें, यहाँ के जल में विचरण कर सकें, यहाँ जो कुछ महीने 2 महीने रहते हैं वो रह सकें। नहीं, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने बहुत बुरी तरीके से छला है अजमेर की जनता को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन 39 निर्माण और ऐसे अनेकों अन्य जगहों पर हुए निर्माणों में पहले ये स्वीकृति देते हैं, पैसे खाते हैं, नक्शा पास करते हैं, कुछ ना कुछ उगाही करके कि गलत स्वीकृतियां जारी करके लोगों को, उन्हें सपना दिखाते हैं अपना रोजगार चालू करने का। जब वक्त आया रोक लगाने का तो उन 39 पर रोक लगाई गई और अपने 7 वंडर्स को जारी रखा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अपने 7 वंडर्स को जारी रखा, अर्थात फिर एक बार उन्हें छला और फिर उन्हें उम्मीद दिखाई कि थोड़े दिन की बात है, देखो 7 वंडर्स चल रहा, तुम्हारा भी चल जाएगा। वो लोग उम्मीद से बैठे रहे, कोई कहीं स्टे के लिए भागा, कोई कहीं भागा। अब जब वो उनके सामने खुद अपने 7 वंडर्स पे गाज गिर गई तो इन बेचारों का भविष्य तो निश्चित रूप से अंधकार में हो ही गया। यकीनन ये निर्माण गलत है और अजमेर के हित में इन निर्माणों का ध्वस्तीकरण आवश्यक है, लेकिन ये निर्माण जिन्होंने करवाए हैं, ध्वस्तीकरण तो उनका भी आवश्यक है ना। सपनों को बेचा है। सुधीर जी, आप देखिए, अभी आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि अफसरों की धूर्तता देखिए, निकम्मापन देखिए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं आपको कि वो आना सागर के वेटलैंड की जगह दोराई तमीजी में खानपुरा में वेटलैंड बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब वहां भी सुप्रीम कोर्ट को, अरे भाई, आना सागर का वेटलैंड अपनी जगह है। क्या ये जो साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं वेटलैंड में विचरण करने, वो आना सागर, वो तबीजी और खानपुरा दोराई जा सकते हैं? कैसा कुतर्क है? अरे आप लोग अधिकारी हो, कम से कम कोई तर्क तो ढंग से दीजिए। पर्यावरण, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ से सलाह ले लीजिए। लेकिन आप तो तर्क सुप्रीम कोर्ट को, पहले ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया कि साहब नहीं, ये रिटेनिंग वॉल है, तो एनजीटी में ये दायर किया कि साहब नाला बंद कर दिए। अब आप कह रहे हो कि हम साहब दूसरी जगह वेटलैंड में, क्या गारंटी है कि यहाँ आना सागर में प्रवास करने वाले पक्षी
खानपुरा तभी जी दो रहा, आप रास्ता बताएंगे उनको, एक गाइड लगाएंगे उनका रास्ता बताने के लिए, कैसे कुतर्क कैसे। तो ये अभी आपने कहा ना कि ये जिस तरह से उन्होंने ये कुतर्क दिया कि सब आपने 7 वंडर्स बच गया तो आपका भी बच जाएगा। 7 वंडर्स का हाल देख लीजिए, आपका भी हाल, दूसरे अवैध निर्माणों का भी हाल देख लीजिए। जो जो हाल वो हुआ है वो निश्चित रूप से होगा और अब कोई बचने वाला नहीं है। अब एक दूसरी बात, अब मैं पुनः विकास की तरफ चलूं तो, क्योंकि मुद्दा आज का विकास है और विकास में सड़कों का जो जाल है, सड़कों का जो पेवरीकरण है, सड़कों का निर्माण है, जहां सड़कें टूटी फूटी हैं उनको रिपेयरिंग है, ये सारे वर्क में तेजी से जगह जगह अखबार रोजाना लोग अपने अपने मोहल्लों के आधार पर लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आज यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ, आज यहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ और बहुत तेज गति से सड़कों का दुरुस्तीकरण जारी है। बिल्कुल, ये बहुत ही साधुवाद की बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। शहर की स्थिति काफ़ी, जहाँ नालों का और नालियों का काम चल रहा है वहाँ थोड़ा सड़कों के निर्माण में समय लग सकता है, काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी शहर के में चाहे हम उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, दोनों ही पूरे शहर में सड़कों की दशा सुधरी है, लेकिन अभी काम फिर भी बहुत होना बाकी है। तो अपने देवनानी जी पूरे अजमेर के विकास को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका फल हमें मिलेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बात और जानना चाह रहा था कि जो ये साइंस पार्क है ये किस स्थिति में है निर्माण की और क्या इसके समय सीमा है कि कब तक ये हमें एक अजमेर को एक सौगात के रूप में साइंस पार्क मिलेगा जहां हमारे बच्चों का विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा होने में सहायक होगी और शहर अपने आप को एक अच्छे पर्यटन पार्क और एक ऐसे पर्यटन में जहां लोगों को प्रेरणा मिलेगी, विज्ञान के प्रति जागरूकता आएगी और आगे बढ़ने की रुचि पैदा होगी। सुधीर जी, मैं आपको सिर्फ सवाल पूछता हूँ, क्या हमने कभी जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने परिकल्पना की थी, हमने कल्पना की थी, सोचा था सपने में कि हमारे अजमेर में साइंस पार्क होगा? अरे हमने स्मार्ट सिटी भी नहीं सोचा था। सुनो, वो ध्वस्तीकरण देखा ही है हमने। सुनो, साइंस पार्क साइंस पार्क बनेगा, देवनानी जी का वो एक लक्ष्य है, निश्चित रूप से बनेगा, उसमें काम चल रहा है और जो भी बाधाएं अगर आई होंगी तो उनको वो दूर होंगी, साइंस पार्क बनेगा और इसका लाभ अजमेर वालों को देखने को मिलेगा। इसमें मैं साथियों आपको यहाँ बता दूं कि साइंस पार्क में जो लागत थी वो काफ़ी बढ़कर और उसमें जो कार्य किए जाने वाले हैं उसको बढ़ा दिया गया। इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ आपको, शायद आपकी जानकारी के लिए। लागत, जब देवनानी जी पिछली बार विधायक थे, वसुंधरा राजे सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय साइंस पार्क की परिकल्पना की गई थी और इसका प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जो लागत तैयार उस समय आकी गई थी वो अलग थी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने इस प्रस्ताव को बिल्कुल डंप कर दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस साइंस पार्क को बिल्कुल ही दाखिल दफ्तर करने की तैयारी हो गई थी। ये तो देवनानी जी का अथक प्रयास है कि उन्होंने इसे जिंदा रखा। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री से मिलकर इस पार्क को वापस निकलवाया, साइंस प्रौद्योगिकी मंत्री से मिलकर वापस निकलवाया और आज अब आप ये देखिए, जब 5-6 साल का गैप होता है तो बटने चोर लागत तो काट पड़ती, इसलिए लागत बढ़ी है। साइंस पार्क भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और ये शहर की शान में एक बड़ा कदम होगा। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा कि बांडी जो नाला था वो पुरातन बांडी नदी अपने मूल स्वरूप को वापस प्राप्त करने वाली है। आना सागर अपने कैचमेंट एरिया में हुए विनाशकारी निर्माण का ध्वस्तीकरण देखने वाला है। आना सागर की पाथवे पर जो संघर्ष चल रहा है वह भी निश्चित ही निर्णायक परिणति में पहुंचने वाला है। तो प्यारे दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे अनुरोध के रूप में कहना चाहता हूं वो ये है कि शहर कुछ निश्चित मानकों के आधार पर अपने विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारे विधायक महोदय, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष माननीय देवनानी जी अपना एक विजन लेकर के और जुझारू रूप से उसकी ओर पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन एक बात तो है, आपके पड़ोस में, आपके चारों तरफ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल होना समय रहते आवश्यक है। शहर के सुविचारित विकास हेतु शहर को सही दशा प्रदान किए जाने के लिए आप सबकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
आप में से हर एक की भूमिका निर्णायक है। आने वाला समय बारिश का है। आपको पता है कि किन क्षेत्रों में क्या काम होना चाहिए। आपके क्षेत्र के नाले की सही तरह से सफाई हो रही है या नहीं। अगर थोड़ा सा हम जागरूक हो जाएंगे अपने हितों के प्रति, तो यकीन मानिए शहर का विकास तो सुनिश्चित है ही, लेकिन सुविचारित भी होगा। और आनंदकर जी ने जिस तरह से आज सभी मुद्दों पर शहर के विकास को लेकर के चर्चा की, निश्चित ही ये साधुवाद के पात्र हैं। आप बहुत अनुभवी हैं। मैं आपका हमारे इस कार्यक्रम बात की बात में हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी से एक उम्मीद कि आप अपने मुद्दों से जुड़े रहेंगे, उसको लेकर के आवाज़ उठाएंगे, इकट्ठे होंगे और शहर के विकास को निश्चित रूप से सही और माकूल दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।